Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today's topic is understanding our criminal justice system. In the previous part we have studied about the procedure of क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. हमने एक फिक्टिशियस एक केस लिया था और कैसे स्टेप बाय स्टेप ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता है वो आपको बताया था. और इसके 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स कौन कौन से हैं? पुलिस एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज. और मैंने आपसे कहा था कि इन चारों को हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे. तो आज हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ पुलिस. तो व्हाट इज द रोल ऑफ पुलिस? पुलिस रोल इज, या यू कैन से द पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द लॉ एंड इन्वेस्टिगेट द क्राइम. और इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट्स आफ्टर राइटिंग डाउन द FIR. तो what is FIR? FIR means the first information report जो aggrieved person द्वारा दी जाती है. Means FIR is a document which is recorded by the police and given by the aggrieved person. Aggrieved person means जिससे हादसा होता है. मीन्स अगर चोरी हुई है तो मैं एग्रीव्ड पर्सन हो गई और मैं जाके FIR लिखवाऊंगी. ठीक है. तो एग्रीव्ड पर्सन जाके जो फर्स्ट रिपोर्ट देता है पुलिस को, लिखवाता है, दैट इज नोन एज FIR. और FIR के बाद द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस स्टार्ट और पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्टिंग द एविडेंसेस. एविडेंसेस मीन्स सबूत, जो जाके वो लोगों से पूछताछ करती है उस क्राइम के बारे में. ठीक है. ये होता है पुलिस का काम. एंड आफ्टर कलेक्टिंग द एविडेंसेस द पुलिस मेक्स अ चार्जशीट एंड फाइल दिस चार्जशीट इनटू द कोर्ट. और उसके बाद कोर्ट का काम शुरू होता है. तो ये तो पुलिस का काम है. And in the previous chapter we have studied about the rule of law. So what is the rule of law? Means rule of law is supreme. सबसे ऊपर rule of law, nobody is above the law. तो पुलिस भी rule of law के अंडर ही है, उसी के नीचे है. And according to the law, the police has to work. Means police investigate always have to be conducted in accordance with the law and full respect of human rights. इसी के जो laws हैं उसी के according वो काम करती है, उन laws से बाहर नहीं जा सकती है. Means police must follow the rules या laws. Must follow at the time of arrest, जब वो arrest करने आती है. डिटेंशन मीन्स ले जाके उसको थाने में बिठा दिया जाता है, अपने पास रखती है, दैट इज कॉल्ड डिटेंशन. एंड द इंटरोगेशन मीन्स जो पूछताछ करती है अपनी कस्टडी में. तीनों टाइम पे पुलिस मस्ट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. मीन्स जो लॉ है उनको फॉलो करना पड़ेगा. तो कौन कौन से लॉ हैं? सम राइट्स आर गिवन टू द अरेस्टेड पर्सन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22. मीन्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. सम राइट्स आर गिवन टू द अरेस्टेड पर्सन. द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज अरेस्टेड. मीन्स अरेस्ट के टाइम पे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस जुर्म में आप उस पर्सन को अरेस्ट कर रहे हैं. क्लियर? दिस इज द राइट ऑफ अ पर्सन कि वो पूछेगा आप मुझे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं. And presented before a magistrate within 24 hours. This is the right of the arrested person कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाए. ये नहीं कि उसको 2-3 दिन लॉकअप में डाल दिया आपने. लेकिन पुलिस भी बड़ी तेज होती है. वो अरेस्ट कब करती है? सैटरडे, ताकि सैटरडे की नाइट कस्टडी में रखे. संडे बंद रहता है कोर्ट एंड मंडे वो आपको प्रेजेंट करेगी इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट. लेकिन एक गाइडलाइन यही है कि विद इन 24 आवर्स द पुलिस हैज़ टू प्रेजेंट द कल्प्रिट या एक्यूज्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट. नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड. मीन्स इंटरोगेशन के टाइम पे कोई इल ट्रीटमेंट नहीं करेगी और टॉर्चर नहीं कर सकती. लेकिन हमने क्या देखा शांति वाले केस में?
उसके भाई को सुशील को कस्टडी में रख के टॉर्चर किया, मारा पीटा कि वो कन्फेस कर ले कि चोरी हमने की है। यहाँ पे देखिए रॉन्ग हो जाता है, पुलिस अच्छी तरह फॉलो नहीं करती है गाइडलाइंस। एंड कन्फेशन, उसी की वजह से कन्फेशन मेड इन द कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। जो भी कन्फेशन किया जाता है पुलिस कस्टडी में उसको यूज़ नहीं कर सकते एज एन एविडेंस, बिकॉज पुलिस इतना मार मार के अधमरा कर देती है कि आप एक्सेप्ट कर लोगे कि हमने क्राइम किया है, ठीक है, लेकिन उसको हम एज ए एविडेंस नहीं मान सकते। And a boy under 15 and women cannot be called only for questioning। 15 साल से छोटा बच्चा और कोई भी विमेन है, औरत, उसको हम केवल क्वेश्चनिंग के लिए थाने में कॉल नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक और लॉ है, शाम को 6 बजे के बाद एंड मॉर्निंग में 6 बजे से पहले, मीन्स नाइट में किसी भी फीमेल को आप लॉकअप में या कस्टडी में नहीं रख सकते फॉर क्वेश्चनिंग, या उसको ऊपर डाउट के आप बहाने उसको कस्टडी में नहीं रख सकते। तो दीज आर सम राइट्स विच इज़ गिवन टू द अरेस्टेड पर्सन फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और इनको फॉलो करना है पुलिस को एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इंटरोगेशन। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ कम टू DK बासु गाइडलाइंस। Who is DK Basu? DK Basu कौन है? He was the legal chairman of Legal and Service Department in West Bengal। इन्होंने एक बार न्यूज़पेपर में पढ़ा कि बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं इन पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में बहुत डेथ हो जाती हैं और बाद में पता चलता है कि उनके शरीर पे बहुत मार के निशान हैं। तो इट मीन्स गलती कहाँ हो रही है? पुलिस की एंड पे गलती हो रही है। तो ये अखबार की उन्होंने कटिंग की और इस कटिंग को एक लेटर पे चिपका के किसको पोस्ट कर दिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसको बोला इस लेटर को कंसीडर किया जाए एज अ पिटीशन और इस पे आपको रिएक्शन करना है, रिस्पॉन्ड करना है कि ये क्यों हो रहा है, पुलिस कस्टडी में लोग मरने शुरू हो गए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो बाद में पता चला कि हाँ, बहुत सारे लोग पुलिस कस्टडी में मर जाते हैं, पुलिस की मार जो पड़ती है। तो इसके बाद हमारे जो कोर्ट है उसने DK बासु गाइडलाइंस के नाम से एक गाइडलाइन जारी की, जिसको मानना बहुत ज़रूरी था, मैंडेटरी था कि इन गाइडलाइंस को पुलिस डिपार्टमेंट और जितनी भी एजेंसीज हैं जो इंटरोगेट करती हैं उनको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया हैज़ लेड डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? द पुलिस शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद डेजिग्नेशन। जब पुलिस अरेस्ट करने जाएगी किसी भी एक्यूज्ड पर्सन को तो क्लियर और एक्यूरेट विजिबल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए विद नेम टैग एंड डेजिग्नेशन, बिना इसके वो नहीं जाएगी। अ मेमो ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट का मेमो, ठीक है, वो उस समय बनेगा एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। क्यों अरेस्ट किया जा रहा है उसका पूरा मेमो बनाया जाएगा, टाइम एंड डेट सब चीज़ उसमें मेंशन होगी, एंड अटेस्टेड बाय वन विटनेस। और उसको वहाँ पे मेमो प्रिपेयर करने के बाद उसको एक गवाह के द्वारा विटनेस किया जाएगा, मीन्स उसके साइन होंगे, एंड द काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्ट। और जिसको अरेस्ट कर रहे हैं उसका काउंटर साइन भी इसी मेमो पे होगा। समझ में आया? एंड अरेस्टेड पर्सन हैज़ अ राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव और वेल विशर्स। और अरेस्टेड पर्सन को एक राइट है कि वो अपने लॉयर को और रिलेटिव और वेल विशर्स को इन्फॉर्म करे कि मुझे इस तरह अरेस्ट किया जा रहा है। इफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, द टाइम, प्लेस एंड अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी, कि उसको कहाँ रखा जा रहा है, मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स। 12 घंटे के अंदर अंदर उनके रिलेटिव्स या वेल विशर्स को बताना होगा कि उसको कहाँ अरेस्ट किया जा रहा है। और एट द टाइम ऑफ इंटरोगेशन द एक्यूज्ड पर्सन हैज़ राइट, कि जो भी इंटरोगेट किया जा रहा है किसकी प्रेजेंस में होगा, उसकी लॉयर की प्रेजेंस में होगा।
और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उनका जो एक्यूज्ड पर्सन है, जो कस्टडी में रखा जा रहा है, उसका पहले मेडिकल चेकअप होगा कि उसके शरीर पे कोई चोट के मार के निशान तो नहीं है, और इंटरोगेशन के बाद भी चेकअप होगा कि कहीं पुलिस की मार से अपना वो जो उसका जो अपराध है उसको कन्फेस किया, तो कहीं उसको इतना टॉर्चर तो नहीं किया गया कस्टडी में। तो इंटरोगेशन के पहले और बाद में उसका मेडिकल चेकअप होगा। तो दीज गाइडलाइंस आर नोन एज द डीके बासु गाइडलाइंस, जो हमारी किसने दी है? कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है। समझ में आ गया सबको बेटा? तो ये है आपका डीके बासु गाइडलाइन। और एक मैंने आपको बताया था पुलिस का एक काम है एफआईआर रिकॉर्ड करना। तो व्हाट इज एफआईआर? एफआईआर मीन्स फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड। दिस रिकॉर्ड इज रिकॉर्डेड बाय द पुलिस। पुलिस रिकॉर्ड करती है गिवन बाय द एग्रीव्ड पर्सन। जो हादसे का शिकार हो जाता है उसको एग्रीव्ड पर्सन कहते हैं। इसमें क्या होता है? कंप्लेनेंट्स फुल एड्रेस, सिटी एंड पिन कोड। इसमें जो कंप्लेंट लिखवाने गया है उसका फुल एड्रेस होता है, सिटी होती है एंड पिन कोड उसमें मेंशन होता है जो हमें फिल करना होता है। एंड ट्रू फैक्ट्स अबाउट द इंसिडेंट्स, कि क्या ट्रू फैक्ट्स हैं, डेट, प्लेस एंड द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, कब वो इवेंट हुआ है वो सब इसमें होता है। एंड आई विटनेसेस इफ पॉसिबल, और आई विटनेस अगर कोई है उसका भी इसमें नाम लिखना पड़ता है। ठीक है। द लॉ स्टेट्स दैट इट इज कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर टू रजिस्टर एन एफआईआर। हमारा जो लॉ है वो कहता है दिस इज कंपल्सरी, मतलब मैंडेटरी है, नोबडी कैन रिफ्यूज टू राइट डाउन एन एफआईआर। कोई एफआईआर के लिए आपको रिफ्यूज नहीं कर सकता है। ठीक है। अगर कोई पुलिस इंस्पेक्टर जो है रिफ्यूज करता है तो यू हैव फुल राइट टू गो टू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और वहाँ जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जाके एफआईआर आप लिखवा सकते हैं। ठीक है। एंड एफआईआर व्हेनेवर अ पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस। What is cognizable offense? Cognizable offense means the serious offense. सीरियस अपराध जो होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो गया डिकॉइटी हो गया, मर्डर हो गया, रेप केस हो गया। ठीक है। इस टाइप के जो केस होते हैं मीन्स कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन दिस टाइप ऑफ केसेस या ऑफेंसेस पुलिस डू नॉट रिक्वायर्ड एनी वारंट फ्रॉम द कोर्ट। मीन्स कोई उसको रिक्वायरमेंट नहीं होती कि पहले हमें कोर्ट से वारंट लेना है, अरेस्ट वारंट। वो अपने आप आके एक्यूज्ड पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। सो दीज टाइप ऑफ ऑफेंसेस नोन एज कॉग्निजेबल ऑफेंस। समझ में आया बेटा? तो दिस इज द रोल ऑफ द पुलिस। और एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन करना और कलेक्टिंग द एविडेंसेस, दिस इज द वर्क ऑफ पुलिस। और किस तरह काम करती है, कौन कौन से लॉज दे हैव टू फॉलो करने हैं उसको एट द टाइम ऑफ डिटेंशन, अरेस्ट एंड इंटरोगेशन, ये अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो दिस इज द रोल ऑफ पुलिस। एंड आफ्टर फाइलिंग द चार्जशीट द पुलिस वर्क इज ओवर, और उसके बाद हमारा कोर्ट का काम शुरू होता है। अगर बेटा आपको समझ में आ गया है, ठीक है, देन like and subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Thank you.